उसको प्रोवाइड किया वो हीट लेगा और हीट को क्या करेगा, दूसरे पार्टिकल में देगा। पहले जो तुमने हीट दिया उसको क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा। पहला क्या करेगा, वो पहला काम किया उसने, जो तुमने हीट दिया उसको एब्जॉर्ब किया और वही हीट पूरे के पूरे क्या किया, ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर दिया, राइट। अब दिखा आपको, फर्स्ट क्या किया, तुमने जो हीट दिया उसको उसने एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद उस हीट को जिस पर्टिकुलर पार्ट पे आपने दिया, दूसरे पार्ट में हीट को क्या किया, ट्रांसफर किया। और उसके बाद आपको वो रेड आयरन दिखने लगा कि नहीं, आया ना। अरे आयरन का जो रॉड है अब कैसा दिखने लगा, दिख रहा है। मतलब क्या हो रहा है, कुछ एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो आपके आंख पे जा रहा है, इमेज बना रहा है। मतलब पहला हीट क्या किया, फिर मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को दिया गया हीट ये 3 फॉर्मेट में कवर होकर के ट्रांसफर होता है। इज इट क्लियर? इसी को हम लोग बोलते हैं A, that is QA upon Q. T is equal to QT upon Q. R, that is QR upon Q. A कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्या कहलाता है? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। T कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन एंड R कोएफिशिएंट ऑफ रेडिएशन। अभी डिफाइन कैसे करेंगे? It is defined by the ratio of heat absorbed to the heat given. It is defined by the heat transmitted to the heat given. It is defined by the ratio of heat radiated to heat absorbed. Right? अब देखिए, A plus R plus T, that is QA upon Q, plus QT upon Q, plus QR upon Q। अब देखिए सबको प्लस करेंगे तो कितना हीट हो जाएगा, जितना हीट आपने दिया तो Q अपॉन A plus R plus T is equal to 1। ये रिलेशन आता है डेराइव करने के लिए 2 मार्क्स के लिए कि डेराइव A plus R plus T is equal to 1। कैसे आया, समझ में आया? अभी अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं हीट देता हूँ, उस हीट के अकॉर्डिंगली मैं उसको अलग अलग क्लास में डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे पूरा का पूरा हीट उसने एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ भी हीट ट्रांसफर नहीं है, कुछ भी हीट रेडिएट नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट परफेक्ट एब्जॉर्बर हो गया। कुछ भी हीट रखा नहीं, पूरा का पूरा हीट क्या कर दिया, ठीक है, ट्रांसफर कर दिया, ना रेडिएट किया ना अपने पास रखा, फिर वो परफेक्टली ट्रांसमीटर कहलाएगा। और अगर लाइट उस पर पड़ी और डायरेक्ट हीट को क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया, ना एब्जॉर्ब किया ना ट्रांसफर किया, तो उसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट रिफ्लेक्टर। परफेक्ट रिफ्लेक्टर। अब ART में जिसका वैल्यू 0 रखना है उसका वैल्यू 0 रख दो। अगर 2 का वैल्यू 0 है, 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर सपोज करो 1 का वैल्यू 0 है तो 2 का वैल्यू मिलकर के क्या होगा, 1 होगा। लेकिन जो रिलेशन होगा वो किसका होगा, ठीक है। देखिए राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, आप देखेंगे फर्स्ट, इफ R इज इक्वल टू 0, A इज इक्वल टू 0, T इज इक्वल टू 1, मतलब न एब्जॉर्ब हुआ न रेडिएट हुआ, पूरा क्या हो गया, क्या हो गया, पूरा ट्रांसफर हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट ट्रांसमीटर।
अगले वाले में देखिए T0 लिखा है और A प्लस R बचा, उसका रिजल्ट कितना है 1। इसका मतलब क्या हो गया, रेडिएट हुआ और एब्जॉर्ब हुआ, ट्रांसमिट कुछ भी। फिर उसके नीचे देखिए T0 A0 R1 दिख रहा है, नो ट्रांसफर नो एब्जॉर्प्शन, पूरा का पूरा। इसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट रिफ्लेक्टर। क्या बोलेंगे, ये आपको एमसीक्यूज में काम आता है। क्लियर हो गया? इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पूरे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ भी रेडिएशन बाहर नहीं निकलता है, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है, ब्लैक, राइट। तो यहीं पे एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था फेरी। क्या नाम था, फेरी। उसने एक ब्लैक बॉडी डिजाइन किया। क्या किया, ब्लैक बॉडी, जिसको कहा गया फेरिस ब्लैक बॉडी, फेरिस ब्लैक बॉडी। और एग्जाम में ये पूरे चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सप्लेन फेरिस ब्लैक बॉडी, 3 मार्क्स का आता है। आपको डायग्राम ड्रॉ करना है और साथ में एक्सप्लेनेशन करना है। फेरिस ब्लैक बॉडी बेसिकली इंटेंशनली डिजाइन्ड ऑब्जेक्ट था। जैसे ये देखो, इस तरह से एक ये पूरा ये ऐसा लिया गया, यहाँ पर इस तरह से प्रिज्म रखे, इधर से लाइट एंटर किया, समझ में आ रहा है कुछ? मतलब पूरी की पूरी लाइट क्या होगी, अंदर ही रिफ्लेक्ट होती रहेगी। तो उस पे क्या होगा कि कुछ भी लाइट बाहर नहीं निकलेगी। अगर कोई लाइट बाहर निकलती है तो पर्टिकुलर कलर अपने को एक्सपीरियंस होता है। अब पूरी रेडिएशंस क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, इसलिए इसको क्या कहा गया, ब्लैक बॉडी। जिसको डिजाइन किसने किया था, फेरिस ने, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, फेरिस ब्लैक बॉडी। इसके अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा जो इनर सरफेस होता है वो लैम्प ब्लैक का होता है। लैम्प ब्लैक मालूम है आपको, काजल, ठीक है। तो जो काजल है वो ऐसा उस पे पूरा पॉलिश कर दिया गया है, पूरी रेडिएशंस क्या हो जाए, टकराए, अंदर रिफ्लेक्ट हो जाए, और जहां टकराए वहां पे क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। और याद रखना, कोई भी लाइट का एक्सपीरियंस तभी होता है जब लाइट बाउंस बैक होकर तुम्हारे पास आए। अगर तुम लोगों ने स्टार्स का लाइफ सुना होगा तो बोलते हैं कि स्टार्स का लाइफ जब खत्म हो जाता है तो ब्लैक होल बन जाते हैं। तो ब्लैक होल बन जाते मतलब क्या, वो रेडिएट करना क्या कर दिया उन्होंने, बंद कर दिया। अब बंद कर दिया तो तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा है। कभी भी कोई भी चीज अगर अपने को वहां से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है तो आपको हमेशा वो प्लेस कैसा होगा, वो डार्क दिखेगा या ब्लैक दिखेगा। जैसे किसी कमरे में लाइट ऑफ कर दो तो आपके कमरे में जितने भी ऑब्जेक्ट है ऐसा लगेगा पूरा सब क्या है, कहीं से कोई लाइट नहीं आना चाहिए, राइट। तो ऐसे कंडीशन में, या कोई कमरे का लाइट बंद कर दो, बाहर से देखो तो भी आपको कैसा लगेगा, ब्लैक। ब्लैक वर्ड यूज नहीं करते क्योंकि हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं डार्क। तो डार्क इज आल्सो ब्लैक। तो रेडिएशंस जो है वो कुछ भी एमिट नहीं हुई, इसलिए इसको क्या कहा गया, ब्लैक बॉडी। और एक ऐसा ब्लैक बॉडी जिसमें से 0 रेडिएशन बाहर निकले वो कहलाता है परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज फेरिस ब्लैक बॉडी, ठीक है। आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है जो बुक में लिखा है, एज वेल एज थ्योरी लिखना है, ठीक है। चलिए आप खड़े हो जाओ, हाँ पूरा पढ़ो, फेरिस ब्लैक बॉडी। हाँ फेरिस नहीं आ सकता सर, फेरिस डार्क बॉडी। देखिए नहीं सही बोला उसने। एक्चुअल क्या है, अभी फेरिस ने उसका नाम क्या दिया है, ठीक है। तो उसको डार्क बॉडी हम लोग नहीं बोल सकते, समझ में आ रहा है। इसके लिए उसको क्या कहा जाता है, फेरिस ब्लैक। पढ़ो, बढ़िया बढ़िया,
सुनाई देना चाहिए सबको, तुम खड़े आवाज नहीं, सबको सुनाई देना चाहिए प्लीज। Consists of double walled hollow sphere having tiny hole or aperture through which radiant heat can enter. Figure 3.4. The space between the wall is evacuated and outer surface of the sphere is silvered. The inner surface of sphere is coated with black. There is conical projection on the inner surface of sphere opposite the aperture. The projection ensures that the ray traveling along the axis of the aperture is not incident normally on the surface and is therefore not reflected light along the same path. Radiation entering through the small hole has negligible chance of escaping back through the small hole. A heat ray entering the sphere through the aperture suffers multiple reflection and is almost completely absorbed inside. बढ़िया, सुनाई दिया। लाइट एंटर कर रहा है और ऐसे एंगल पे उसको गिराया गया कि ऐसा बने कि कुछ भी लाइट बाहर ना आए और आपस में मल्टीपल, ये दिख रहा है ना, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो। लेकिन ऐसा इमेजिन होना चाहिए कि कोई भी लाइट थोड़ी सी भी बाहर ना जाए, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है फेरिस ब्लैक बॉडी। आपको इतना ही लिखना है, ठीक है? बाकी जो कहानी लिखी उससे कोई मतलब नहीं है। आपसे पूछता है कि फेरिस ब्लैक बॉडी क्या है, तो जितना भी इसने पढ़ा वहीं तक लिख करके छोड़ देना है, नहीं तो पूरा 2 पेज का हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। और बहुत बार आया, आप देखोगे बोर्ड का पेपर तो आपको समझ लो कि हर एक अल्टरनेट ईयर में पूछा है। ये वाले, ये जो अभी एग्जाम हुआ ना, इसमें आया था। चलिए चलिए बोर्ड पे देखिए, यहाँ पर लिखा गया है रेडिएशन। क्या है? रेडिएशन या रेडिएंट पावर। रेडिएशन या रेडिएंट पावर मतलब किसी ऑब्जेक्ट का रेडिएंट पावर इज डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ हीट एमिटेड पर यूनिट एरिया इन पर सेकेंड। पर यूनिट एरिया में पर सेकेंड में जितना हीट क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, वो कहलाता है रेडिएंट पावर। समझ में आ रहा है? अभी कम एरिया में ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रहा है तो उसका रेडिएंट पावर ज्यादा एरिया है और थोड़ी थोड़ी सी लाइट निकल रही तो रेडिएंट पावर। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि रेडिएंट पावर 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। किस पे? हीट पे, एरिया पे और टाइम पे। रेडिएंट पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया हीट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एरिया के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया टाइम। राइट? तो कितने फैक्टर पे डिपेंड किया? ठीक है, ये आता है 2 मार्क्स में। व्हाट इज रेडिएंट पावर? रेडिएंट पावर, रेडिएंट पावर एक डेफिनेशन है, वो लिख लीजिए, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, लिखिए।
कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और इमिसिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और इमिसिविटी, it is defined by the ratio of emissive power of that body with respect to black body. Black body E is equal to R upon RB. E is equal to R upon RB. RB क्या है? ब्लैक बॉडी का रेडिएशन, और R क्या है? उस पर्टिकुलर बॉडी का रेडिएशन जिसका आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। करेक्ट। अब देखिए यहां पर मैंने आपको बहुत पहले भी एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर मैं यहाँ पे रेड मार्कर यूज करता हूं, देखो इधर, और ब्लैक मार्कर यूज करता हूं, आप मुझे बताओ रेड मार्कर का विजिबिलिटी ज्यादा होगा या ब्लैक का? थ्योरेटिकल बात मत करो, जो एक्चुअल एक्सपीरियंस करते हो ब्लैक का होगा। रेड आपका दिमाग बोल रहा है, क्योंकि आपके दिमाग में आ गया होगा कि वेवलेंथ रेड का सबसे बड़ा होता है, ठीक है। आपको ब्लैक सबसे ज्यादा दिखेगा, समझ में आ रहा है? ज्यादा डिस्टेंस तक आपको ब्लैक दिखेगा, रेड नहीं दिखेगा। जबकि कहा जाता है कि रेड का वेवलेंथ सबसे, लेकिन ब्लैक का वेवलेंथ ज्यादा दिख रहा है आपको, तो अपने दिमाग में क्या आ जाएगा कि ब्लैक जो है उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। आपको बता दूं, उसमें बोला गया है विजिबल लाइट में, विजिबल रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, रेड। और मैंने आपको बताया रेड और व्हाइट कलर नहीं है, सॉरी ब्लैक और व्हाइट कलर नहीं है, ब्लैक और व्हाइट। अगर कोई ऑब्जेक्ट पूरे रेडिएशंस को क्या कर दे, बाहर निकाल दे, तो व्हाइट है, और पूरा एब्जॉर्ब कर ले तो ब्लैक है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, और वो अपने को ऐसा दिखता है, ठीक है। इसलिए आप देखना विबग्योर में कहीं पे व्हाइट है, कहीं पे ब्लैक है, दिखता है कि नहीं? दोनों, व्हाइट भी दिखता है, ब्लैक भी दिखता है। तो यहाँ पर जो मैं आपको एक्सपेरिमेंट यहाँ पे बता रहा था एग्जांपल दे करके, उसका मेन रीजन क्या था वो समझ लो। ब्लैक आपको सबसे ज्यादा इसलिए दिख रहा है कि जो जितना अच्छा एब्जॉर्बर होता है उतना अच्छा एमिटर होता है। जो जितना अच्छा एब्जॉर्बर है उतना अच्छा एमिटर है, ये बताया था किरचॉफ ने। किसने? किरचॉफ ने। अब किरचॉफ का जैसी नाम आता है तो आपको बता दूं, कंफ्यूज मत होना, 12th में किरचॉफ आप 3 जगह सुन चुके। पहला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सेकेंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, और तीसरा यहाँ। तो क्वेश्चन आराम से पढ़ना कि पूछा कौन सा है। अगर रेडिएशन की बात करें तो ये लिखना है, करंट की बात करें तो ठीक है,
और केमिस्ट्री में कंफ्यूज होने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में ये दोनों क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, लिखिए किरचॉफ लॉ। It states that at a given temperature the ratio of emissive power to coefficient of absorption to 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 coefficient of absorption of a body is equal to the emissive power of a perfect black body at the same temperature. For all wavelength. ठीक है, इसका डेरिवेशन जो है वो सबसे लास्ट में दिया है, वो खुद से लिख लेना। पेज नंबर 68 पे लिखा है ना, लेट r इज इक्वल टू, लिखा है लेट r, वहां से लेकर के a इज इक्वल टू e तक लिखना है। ठीक है, और उसको एक दो बार पढ़ेंगे तो जो थ्योरी है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अरे सब नहीं लिखना है, उसके अंदर पढ़ोगे तो जो जहाँ पे सिंबल्स है ना वो वाले लाइन को सिर्फ अंडरलाइन करते रहना बस, बाकी सब नहीं लिखना है। देखिए डुअल नेचर जब मैं पढ़ा रहा था आपको, तो आपको याद हो मैंने लिखा था E इज इक्वल टू hc बाय लेमडा। E h क्या है? कांस्टेंट है। c क्या है? कांस्टेंट है। याद आया? तो यहाँ पर ये बता रहा है कि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, और हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट मींस Q इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वेवलेंथ के। मतलब जिसका हीट ज्यादा है उसका रेडिएशन उतना कम होगा। उल्टा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जैसे बेस्ट एग्जांपल देखो आप, जब गैस का बर्नर आपने देखा होगा, देखा है? जहां पे गैस बिल्कुल बॉटम में जल रहा होता है वहां देखो आपको हल्का सा ब्लू कलर दिखता है, राइट? और फिर उसके बाद जैसे ऊपर देखते जाओगे सबसे ऊपर ऐसा रेड जैसा दिखेगा, बीच में येलो दिखता है। आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा गैस का एनर्जी कहाँ पे है? जिस जगह पे वो जल रहा है, तो ब्लू कलर दिख रहा है, इसका मतलब उसका वेवलेंथ सबसे कम है। और दूर से देखोगे तो आपको ब्लू कलर नहीं दिखेगा, पास में जाके देखना पड़ता है कि गैस ऑन है कि नहीं है, राइट? तो यहाँ पर इस चीज को एक्सप्लेन किया था वेन्स ने, इसको बोलते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। मतलब जिस ऑब्जेक्ट का, ध्यान सुनना, जिस ऑब्जेक्ट का हीट ज्यादा होता है उसका वेवलेंथ कम होता है।
और वेवलेंथ कम होने का मतलब ये होता है आपको दूर से दिखना नहीं। समझ में आ रहा है? दूर से आपको दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कभी कभी गैस देखो कम ऑन करके रख देते हैं तो पता भी नहीं चलता जल रहा है कि नहीं, फिर पास में जाके देखना पड़ता है। और वही फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा दो तो क्या होगा, येलो, फिर उसके ऊपर रेड दिखने लगेगा और सबसे नीचे क्या रहेगा, समझ में आ रहा है? तो ये कहलाता है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। एग्जाम में पूछा जाता है 1 मार्क के लिए और इसका न्यूमेरिकल भी होता है, राइट? वेरी गुड। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड आज सर का टाइम पास हो रहा है। इट्स ओके। सर डू यू हैव एक बॉटल प्लीज? लॉ, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। IEN, WIEN, Wen's displacement law. According to Wen's displacement law, according to Wen's displacement law, the emissive power of perfectly black body is maximum which is inversely proportional to absolute temperature of the black body. ये उसके बाद 2 लाइन लिख दो, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/t, लैम्डा इज इक्वल टू b/t। कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं? T फॉर द टेम्परेचर मतलब हीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो जिसका हीट ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा, और जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसका हीट कम। समझ में? आगे लिखे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, BOLTZ, MANN, स्टीफन बोल्ट्जमैन लिखिए, the rate of emission of radiant energy per unit area or the power radiated per unit area is directly proportional
proportional to the fourth power हाँ to the fourth power of the absolute temperature हो गया। चलिए आगे लिखिए। कैपिटल R proportional to T raised to power 4 कैपिटल T हो गया। लिखिए R इज इक्वल टू कैपिटल R इज इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा कौन सा? नल वाला सिग्मा। हो गया। अभी देखो ये R अभी कुछ देर पहले कहीं लिखा था आपने? कहाँ लिखा था? वो देखो। तो उसके जगह पे ये भी लिख सकते हैं। मतलब अगर किसी ने Q पूछ लिया, देखो इधर, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? Q इज इक्वल टू AT सिग्मा T का पावर 4। देखो क्या किया, दिख रहा है आपको? मैंने यहाँ जो R का वैल्यू था उसके जगह पे Q अपॉन AT लिख दिया, AT को क्रॉस भेज दिया। तो हीट रेडिएटेड एरिया, टेम्परेचर, सॉरी टाइम और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे बार बार एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोल रहा हूं, मतलब ये कि आपका हर एक टेम्परेचर केल्विन में रहेगा। सुनाई दिया? अगर डिग्री सेल्सियस दिया है तो भी क्या कन्वर्ट करो, समझ में आया? और ये दो फॉर्मूले दिख रहे हैं, एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला, इन दोनों के ऊपर आपका 60% न्यूमेरिकल है टेक्स्ट बुक पे, सिर्फ दो फॉर्मूले पे। ठीक है, तो इसलिए फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, आपको दुख होगा बट खत्म हो गया जितना मैंने बोला। ठीक है, नहीं न्यूमेरिकल बचे है ना?